हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 10 नवंबर 2020 और 10 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला सौर आधारित इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शुरू किया। परियोजना का कुल खर्च लगभग 28.50 करोड़ रुपए है। यह अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी जिले के 39 गांवों में 17,480 लोगों को पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा। इसके 3 घटकों पेयजल, हरित ऊर्जा और पर्यटन के साथ साथ एकीकृत परियोजना के रूप में तैयार किया गया। अब देखो, इसकी अगर मुख्य फैक्ट की बात करते हैं तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति जो परियोजना ये आपके अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में शुरुआत किया गया इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। यानी कि भारत की पहली सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति परियोजना जो है ये हाल ही में कहाँ शुरुआत की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि आखिर ये शुरुआत किसने की, तो ये केंद्रीय जल मंत्री जो हैं, केंद्रीय जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस योजना की शुरुआत की हुई है। बात समझ में आ गई ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये सौर आधारित जो है इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। कैसा है? मल्टी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। अगर इसकी कुल खर्च की बात करते हैं तो 28.50 करोड़ रुपए यहाँ पे इसकी कुल लागत यहाँ पे लगने वाली इसमें। अब अगर यही बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी जिले के 39 गांवों में करीब कितने 17,480 लोगों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब इसके 3 फैक्ट हैं। कौन कौन से? एक तो इसका पेयजल हो जाएगा, दूसरा हरित ऊर्जा और तीसरा पर्यटन। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। किस पे? पेयजल मतलब पीने के लिए, हरित ऊर्जा यानी वहाँ की एनर्जी के लिए, और पर्यटन वहाँ के वहाँ के लोग आएंगे देखने के लिए। ये उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना का शुरुआत वहाँ पे की गई है। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति परियोजना अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। और ये किसने शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी शुरुआत की हुई है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से सभी चौपहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह 1 नवंबर 2017 से पहले बेचे जाने वाले पुराने वाहनों के साथ साथ M और N वाहनों में लागू होगा। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से नए वाहनों के सभी पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य था। फास्टैग के फिट होने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट नवीकरण भी किया जाएगा। अब देखो, बात करते हैं यहाँ पे है कि 1 जनवरी 2021 से क्या होगा? जितने भी आपके 4 पहिया वाहन हैं उन सभी में फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। अब जरा थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर फास्टैग है इसका काम क्या है। तो जैसे आप जब टोल टैक्स पे जाते हैं, अपने वाहन से टोल टैक्स पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता, आपको टोल टैक्स देना पड़ता था। देने से तात्पर्य ये कि आपको कैश देना पड़ता था। लेकिन क्या होगा कि ये आपको फास्टैग सुविधा वहाँ अब लॉन्च की जा रही है, यानी कि 1 जनवरी 2021 से ये पूरी तरीके से सभी 4 पहिया वाहनों पर लागू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप जहाँ पे आगे शीशा होता है वहाँ पे ये एक कार्ड टाइप का लगा होगा। तो जैसे ही जब आप टोल टैक्स प्लाजा पे पहुंचेंगे तो वहां पे क्या होगा कि आप जैसे स्कैन करके वो तुरंत ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके टोल टैक्स पे हो जाएगा। ठीक है, तो उसी सुविधा को आप ये 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अच्छा, आगे देखते हैं। अगर यहीं पे बात करते हैं कि ये कौन सा अधिनियम किसके अधिनियम के तहत हुआ, तो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अधिनियम ये सुविधा लागू की जा रही है। 1 दिसंबर 2017 से नए वाहनों के सभी पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य था। 1 दिसंबर 2017 से नए वाहनों के सभी पंजीकरण के लिए अनिवार्य था। ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो 1 जनवरी 2021 से लेके फास्टैग 4 पहिया के लिए अनिवार्य हो गया। ठीक है, ये आपका टोल टैक्स यहाँ पे दिख रहा होगा।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय करने की घोषणा की है। नाम में यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मंत्रालय अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और पहले से ही बंदरगाहों और जलमार्ग के लिए बहुत ही काम कर रहा है। नया नाम मंत्रालय कार्यों को अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया था। नौवहन मंत्री की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मनसुख एल मंडाविया इसके आंसर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं इसका मुख्य फैक्ट का नाम। तो शिपिंग मंत्रालय का नाम है अब बदलकर क्या हो जाएगा, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग किया जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, शिपिंग मंत्रालय जो था इसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया जाएगा, बंदरगाह और जहाजरानी और जलमार्ग कर दिया जाएगा। और ये आखिर घोषणा किसने की है, तो ये की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहीं पे अगर बात करते हैं तो ये क्या करेगा कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बंदरगाह और जलमार्गों को बहुत अधिक काम हो रहा है वहाँ पे, इसलिए इसका नाम किया जा रहा चेंज। और ये क्या करेगा, नया मंत्रालय कार्यों की अधिक स्पष्टता को प्रदान करेगा। अभी हाल ही में जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, अब अगर यहीं पे बात करते हैं नौवहन मंत्री, तो नौवहन मंत्री कौन हो जाएंगे, मनसुख एल मांडविया इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग ये नाम इसके रख दिए गए। ठीक है, तो अगर नौवहन मंत्री की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनसुख एल मंडाविया इसका आंसर हो जाएगा। और ये नाम की घोषणा किसने की है, तो किसने की है, पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे घोषणा इसकी की हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओपेक भारत की चौथी उच्च स्तरीय बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। ओपेक सचिवालय द्वारा पहली बार चौथी उच्च स्तरीय ओपेक भारत वार्ता की वर्चुअल आयोजन किया गया। इसकी सह अध्यक्षता मोहम्मद सानुसी वारकिंडो ओपेक के महासचिव और धर्मेंद्र प्रधान भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने की। बैठक में कोविड-19 निर्धारणों पर ध्यान केंद्रित किया गया और तेल में सहित विश्व अर्थव्यवस्था ऊर्जा बाजारों पर इसके प्रभावों पर चर्चा की गई। ओपेक की अगर यहीं पे बात करते हैं तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। ओपेक का मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो वियना, ऑस्ट्रिया इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं यानी कि ओपेक की भारत वार्ता, ओपेक की है जो ये भारत वार्ता, ये चौथी उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है। ठीक है, और ये कैसी वर्चुअली हुई है, तो मैंने वर्चुअली का मतलब कई बार बताया कि इसका मतलब ऑनलाइन यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ओपेक, यहाँ पे बात ओपेक की हो रही है, तो अगर इसके ओपेक के महासचिव की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद सानुसी वारकिंडो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसके ओपेक के महासचिव हैं। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि इसके पेट्रोलियम मंत्री कौन हो जाएंगे, तो पेट्रोलियम मंत्री कौन हो जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान इसके आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है कि तेल तथा विश्व के अर्थव्यवस्था बाजारों को, इसके प्रभाव को चर्चा की गई। मतलब कोविड-19 के कारण जो भी तेल है उसको विश्व में किस तरीके से अर्थव्यवस्था को संभाला जाए, ऊर्जा को कैसे और आगे ध्यान केंद्रित किया जाए, इन सभी के बारे में इसमें चर्चा की है। अब यहीं पे बात करते हैं कि ओपेक है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। यानी कि ओपेक का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके निर्यातक देश हैं किसके, पेट्रोलियम के, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। जब यहाँ पे ओपेक की मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियना, ऑस्ट्रिया इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। AIM और सीरियस ने AMI सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया। नीति आयोग की पहल के अनुसार अटल इनोवेशन मिशन M के रूस के सिरिस यूनिक साइंटिफिक रिसर्च इन यूनिक टेरेस्ट्रियल स्टेशन के संयुक्त रूप से M सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 0 लॉन्च किया गया, 3.0 लॉन्च किया गया। यह भारतीय और रूसी स्कूली बच्चों के 14 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम है। यह 7 से 21 नवंबर 2021 तक आयोजित होगा। यह पहली इंडो रशियन द्विपक्षीय युवा इनोवेशन पहल है जो तकनीकी समाधान को विकसित करना चाहती है जो वेब आधारित और मोबाइल आधारित हो सकती है। अब देखो उसके मुख्य फैक्ट को देख लेते क्या है कि अभी हाल ही में क्या है, एम का तात्पर्य यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन हो जाएगा। और यहाँ पे सीरियस की अगर बात करें तो सीरियस आपका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा यूनिक। हाँ ठीक है,
अच्छा, इसके बाद में ये लॉन्च किया गया तो कौन सा ये यहाँ पे लॉन्च किया, 3.0 यहाँ पे प्रोग्राम इसका लॉन्च किया गया। किसका, अटल इनोवेशन प्रोग्राम का, अटल इनोवेशन मिशन का यहाँ पे तीसरा यहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये भारतीय और रूसी स्कूल बच्चों के लिए, यहाँ पे भारत और रूस की बात हो रही, भारत और रूस के स्कूल बच्चों के 14 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम यहाँ पे शुरुआत किया गया है। और अगर ये बात करें कब से कब तक चलेगा तो 7 से 21 नवंबर के बीच ये आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, ये पहली इंडो रशियन द्विपक्षीय युवा इनोवेशन जो तकनीकी समाधान विकसित करना चाहती, जो वेब आधारित है और मोबाइल आधारित भी ये हो सकता है। वेब का मतलब वेबसाइट से तात्पर्य, मोबाइल का मतलब आपका ये आपका एंड्रॉयड जो मोबाइल होता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.0, ये 3.0 है जो ये आपका लॉन्च किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम लक्ष्मण की 101वीं जयंती मनाई गई। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे के नाम से लोकप्रिय पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की 101वीं जयंती 8 नवंबर 2020 को गूगल डूडल के साथ मनाई गई। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे के एक प्रसिद्ध मराठी लेखक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे लंबे समय तक ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन से जुड़े रहे। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि जो पुरुषोत्तम लक्ष्मण हैं इनकी अभी हाल ही में 101वीं जयंती यहाँ पे मनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा मनाई गई है, तो ये 8 नवंबर को मनाएगा। कब मनाएगा, 8 नवंबर को मनाएगा। और किसके द्वारा मनाएगा, तो गूगल के डूडल के द्वारा साथ मनाएगी। तो पहले तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं आखिर गूगल के डूडल क्या है। जब आप लोग किसी भी क्या नाम उसके ऐप के थ्रू गूगल को सर्च करते हैं, जहाँ पे गूगल लिखा होता है, गूगल GO करके जब लिख के आता है, वहाँ पे क्या है कि जैसे वैसे गूगल लिख के आता था, लेकिन जब इनकी जयंती मनाई गई गूगल के डूडल के द्वारा, डूडल का तात्पर्य वहाँ पे जहाँ पे गूगल लिखा था वहाँ पे इनकी फोटो बनी हुई थी। कहने का तात्पर्य समझ में आया, यानी कि जहाँ पे आप गूगल को सर्च करोगे तो वहाँ गूगल ना लिख के इनकी फोटो ये वाली क्या हो रही थी, वहाँ पे शो हो रही थी। इसी को बोला जाता है गूगल के डूडल के द्वारा। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, ये कब मनाया गया, ये 8 नवंबर को मनाया गया है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं, ये क्या थे, एक प्रसिद्ध मराठी लेखक थे। कौन से कैसे लेखक है, मराठी लेखक थे। और ये लंबे समय से ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से जुड़े रहे। जो भी आपका दूरदर्शन चैनल है उससे जुड़े रहे और ऑल इंडिया रेडियो उससे ये जुड़े रहे। अगर इनकी उपलब्धि की बात करते हैं तो इनको पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित किए गए। तो आज किसका आंसर ये भी हो जाएगा कि पुरुषोत्तम लक्ष्मण की अभी हाल ही में 101वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, ये कौन से भाषा के लेखक थे, तो मराठी भाषा के ये लेखक थे। और ये इनकी जो जयंती मनाई वो किसने मनाई, तो गूगल के डूडल के द्वारा इनकी जयंती को मनाया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कई जिलों में और हिमालयी पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से को मिलाकर उत्तराखंड का नाम गठन किया गया था। वर्ष 2020 में उत्तराखंड का 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 2007 में औपचारिक रूप से राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अब देखो बात करते हैं कि उत्तराखंड की यहाँ पे बात हो रही, उत्तराखंड का 20वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, और ये कब मनाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 नवंबर 2020 को इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब यहीं पे अगर बात करते हैं कि ये 2007 की यहाँ पे बात हो रही, 2007 में औपचारिक रूप से राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। यानी कि पहले उत्तराखंड का नाम क्या था, ये आपका उत्तरांचल था, और जो 2017 में नाम बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड इसका नाम कर दिया गया। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहीं पे अगर बात करते हैं, ये 27वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। कौन से 27वें राज्य के में इसका अभी हाल ही में इसका गठन हुआ था। यानी कि कब, 9 नवंबर 2020 को उत्तराखंड जो था ये आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था, अलग हुआ था। तभी इसकी क्या स्थापना की गई थी। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और ये कौन सा दिवस मनाया गया, तो 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये भी आप लोगों को याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तराखंड के सीएम ने मुफ्त वाईफाई का सेवा लॉन्च की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त हाई स्पीड
वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है। उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कॉलेजों विश्वविद्यालयों को जोड़कर देश का पहला राज्य बनने पर रावत ने लोगों को बधाई दी। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के डोईवाला के एक कॉलेज की सेवा का शुभारंभ किया है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि जो उत्तराखंड के सीएम है, ठीक है, उत्तराखंड के सीएम ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी हाल ही में क्या किया है, मुफ्त वाईफाई सेवा यहाँ पे लॉन्च की है। मुफ्त वाईफाई सेवा यहाँ पे लॉन्च की है। अगर हम बात करते हैं कि ये आखिर कहाँ काम करेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजकीय महाविद्यालय यानी कि जितने आपके गवर्नमेंट क्या नाम डिग्री कॉलेज है वहाँ, और फिर इसके बाद में विश्वविद्यालय के लिए ये मुफ्त हाई स्पीड सेवा यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ क्या होगा, ये उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कॉलेजों विश्वविद्यालयों को जोड़कर देश का पहला राज्य बनने पर रावत ने लोगों को बधाई दी। बात समझ में आ गया। और अब भाई सब जगह तो ये लॉन्च नहीं कर सकते ना, तो एक जगह इन्होंने लॉन्च करती, तो अपने निर्वाचन क्षेत्र डोईवाला के एक कॉलेज में सेवा का शुभारंभ किया। तो आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तराखंड के सीएम ने अभी हाल ही में मुफ्त वाईफाई की सेवा जो है वो लॉन्च की है। तो कहाँ पे लॉन्च की है, डोईवाला क्षेत्र, अपने निर्वाचन के डोईवाला क्षेत्र में यहाँ पे लॉन्च की गई है। और ये केवल कहाँ पे किया गया, जो भी आपके डिग्री कॉलेज है, जो भी आपका विश्वविद्यालय, वहाँ पे इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा मोटरवेल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के 21वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए टिहरी गढ़वाल जिले में देश के सबसे लंबे सिंगल वर्टिकल ब्रिज का उद्घाटन किया। रावत ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत और अन्य अधिकारियों के साथ 725 मीटर लंबे डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि देश का सबसे लंबा, देश की बात हो रही, इसलिए ये क्वेश्चन कैसा हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देश की बात हो रही है, तो सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज की यहाँ पे क्या, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये टिहरी गढ़वाल जिले के देश के सबसे लंबे सिंगल मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। ये भी आप लोगों को याद रखना। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 725 मीटर लंबाई ये ब्रिज है। और ये सिंगल लेन है, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप दोनों तरफ से, उधर से भी और इधर से, ये सिंगल लेन है, आप एक तरफ से जा सकते हो। ये इसकी यहाँ पे बात खासियत है। तो देश का सबसे लंबा मोटरवेल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज अभी हाल ही में कहाँ पे इसका उद्घाटन किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटखट बनी ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र। विद्या बालन अभिनीत फिल्म नटखट के सर्वश्रेष्ठ भारत लघु फिल्म महोत्सव 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है, जो इसे ऑस्कर नामांकन के लिए योग्य बनाता है। कहानी स्टार जिन्होंने इस फिल्म के साथ एक निर्माता के रूप में शुरुआत की है, एक प्रतिशतवात्मक सेटअप में एक होम मेकर की भूमिका निभाई है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि ये नटखट जो मूवी है ये आपकी ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र यहाँ पे हो गई है। ठीक है, यानी कि जो ऑस्कर मूवी को ऑस्कर मिलता है उसके लिए ये पात्र नॉमिनेट कर ली गई है। बात समझ में आ गई ना। तो यहीं पे अगर बात करते हैं तो ये विद्या बालन इस मूवी की मुख्य भूमिका में है, और ये 2020 के भारत लघु फिल्म महोत्सव 2020 के तीसरे संस्करण के शीर्ष पुरस्कार के जीत में जीता है। बात समझ में आ गई ना। और इसी के तहत जीतने के साथ साथ क्या हुआ कि इसको ऑस्कर के लिए नामित कर लिया गया। ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, फिगर के द्वारा यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और कहानी की स्टार की बात करते हैं तो एक निर्माता के साथ रूप में होकर एक प्रतिशतवात्मक सेटअप के रूप में होम मेकर की भूमिका में यहाँ पे निभाई गई है। तो नटखट मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई है। ये आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन इतना याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड आवासीय रूप से मनाया जाएगा हॉर्नबिल त्योहार। नागालैंड सरकार ने देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच इस वर्ष लोकप्रिय हॉर्नबिल त्योहार को आवासीय रूप से मनाने का फैसला किया है। 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित हॉर्नबिल त्योहार किसामा गांव में नागा जनजातियों की संस्कृत विरासत और भोजन की रीति रिवाजों को दर्शाता है। 16 आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं को रंगीन नृत्य प्रदर्शन के साथ मनाने के लिए एक साथ आते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, जो ये आपका हॉर्नबिल त्योहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। और ये क्या है, इस बार कोविड-19 के कारण आभासी रूप से मनाया, आभासी का तात्पर्य यहाँ पे वर्चुअल रूप से यहाँ पे मनाया जाएगा। बात समझे, मतलब उतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी लोगों को, ये कोविड-19 के कारण ये चीज हो रही है। अगर यहीं पे बात करते हैं ये कब से कब मनाया जाएगा, तो 1 दिसंबर
से 10 दिसंबर के बीच में ये मनाया जाएगा। और इसमें क्या क्या होगा कि इसमें नागा जनजाति, जो नागा लोग होते हैं, उनकी जनजाति को संस्कृति, विरासत और भोजन की रीति रिवाजों को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा? इन चीज़ों को दर्शाएगा। और ये क्या करेगा? रंगीन नृत्य प्रदर्शन के साथ मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो कोविड-19 के कारण जो हॉर्नबिल त्यौहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है। इसका अभी हाल ही में क्या है, ये आभासी रूप से मनाया जाएगा। ये आप लोगों को देखो फोटो में दिख रहा होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात यहाँ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। तो इससे क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि अभी हाल ही में हॉर्नबिल त्यौहार। अब देखो क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लेगा। अब आप लोगों को ये लगेगा कि हॉर्नबिल त्यौहार अभी हाल ही में मनाया जा रहा है। अब होगा क्या, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपसे इतना पूछ लिया जाएगा, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो आप लोगों को लगेगा पता नहीं कौन सा त्यौहार यहाँ पे पूछ लिया है। वो इसलिए क्योंकि ये चीज अभी करंट में चल रही है। जो चीज करंट में होती है उसको आप स्टैटिक जीके में भी ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऐसे आप लोगों को करंट अफेयर की तैयारी करना, तो आपकी स्टैटिक जीके भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि लेसेंट जर्नल ने 200 देशों के लिए BMI रिपोर्ट जारी की। लेसेंट जर्नल ने बॉडी मास इंडेक्स BMI रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें 200 देशों में 2019 में ऊंचाई और BMI ट्रेंड्स के लिए अनुमान दिए हैं। भारत क्रमशः नीचे से तीसरे और 5वें स्थान पर है, जहां 19 वर्षीय लड़कियां और लड़कों की बॉडी मास इंडेक्स BMI का कम है। BMI किलो में वजन को मीटर ऊंचाई के वर्ग में विभाजित करता है। WHO के अनुसार 18.5 से 9 तक समान BMI, 25 या अधिक के ओवरवेट और 30 से अधिक तक मोटापा है। लड़कों के लिए भारत का BMI लगभग 1 और लड़कियों के लिए लगभग 20.1 है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे तो ये समझ लेते हैं कि BMI, ठीक है, बात किसकी हो रही? BMI की बात हो रही। तो BMI का मतलब क्या हो जाएगा? बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि जो भी आपकी बॉडी है उसके बारे में ये चीज पता की जाती है। तो उसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी कर दी है। तो वो किसने जारी की? लेसेंट जर्नल ने 200 देशों के लिए। ये इसमें करीब करीब कितने 200 देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और किसने किसने किया था तो ये भी आप लोगों को पता होगा। BMI की रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, दिख रहा होगा 18.5 की यहाँ पे बात हो रही, तो अंडर वेट हो जाएगा। और ये अगर बात करें 18.50 से लेके हेल्थी वेट यहाँ पे हो जाएगा। ये भी आप लोगों को आंसर याद रखना। और WHO के अनुसार 18.5 से लेकर सामान्य रहेगा। ये कहता है 18.5 से 9 तक कैसा सामान्य रहेगा। 25 से अधिक ये ओवरवेट या 30 से अधिक तक मोटापा यहाँ पे होने वाला है। इस चीज को यहाँ पे बताएगा। लड़कों के लिए भारत का BMI लगभग कितना 1 है और लड़कियों की लगभग कितना 20.1 यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको एक क्वेश्चन इससे कौन कौन से बन जाएंगे याद रखना है कि BMI रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई। इसमें करीब करीब 200 देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसमें अगर हम बात करें कि भारत की अगर हम बात करें नीचे से तीसरे, यानी कि नीचे से तीसरे स्थान पे और 5वें स्थान पर है ये। ठीक है, और 19 वर्षीय लड़कियां और लड़कों को बॉडी मास इंडेक्स के रूप में क्रम है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या है कि BMI रिपोर्ट की यहाँ पे जारी की गई है। ये कितने देशों में? 200 देशों में मिलकर यहाँ पे जारी की थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं। यहाँ भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब पे। बात समझ में आ गई ना? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप हमें फेसबुक पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो जो साथी नए हैं इस चैनल पे, अभी इस चैनल पे नए आए हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? आई थिंक पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो आप लोग का करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके की आपकी तैयारी होती रहती है। और फोटो का सेशन, जो फोटो इसलिए लेके आते हैं क्वेश्चन में ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से और भी समझ में आ सके। ठीक है, बात समझ में आई थिंक आप लोगों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। बात समझ में आ गई ना करंट अफेयर के लिए? तो आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो साथी नए हैं उनसे फिर से बोल रहा हूँ कि वो जो इस चैनल पे नए आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और कमेंट करके जरूर आप लोग बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।